किससे लड़ोगे तुम? यहाँ सारा शहर ऐसे लोगों से भरा हुआ है। हर कोई अकेली लड़की देखकर कुछ न कुछ कहता है। तुम हर किसी से तो नहीं लड़ सकते। वैसे भी तुम तो आज आए हो, चले जाओगे। हमें तो यहीं रहना है। कल को फिर कोई और ऐसी हरकत करेगा। और जिन लोगों को आज तुमने मारा है, क्या ये बदला नहीं लेंगे? हम माँ बेटी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही हैं। किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें भी चोट लग जाती तो घर पर क्या जवाब देते? शेरो, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, मुझे बताना। एक केक को देख लूंगा और मेरी फिक्र मत करो। मैं अखाड़े में जाने कितनी बार चोट खा खा कर पक चुका हूँ। रही बात घर पर पता चलने की, वो मैं नहीं पता चलने दूंगा। और तुम भी मत बताना। एक बात याद रखना मेरीन, मेरे होते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मेरीन मेरी बात सुनकर चुप हो गई और मन में सोचने लगी। असल में वो अंदर से बहुत खुश थी, क्योंकि उसे आते जाते लोफ और ताइब के ये लड़के अक्सर जुमले कसते रहते थे। वो इन लोगों को सबक तो सिखाना चाहती थी, मगर वो नहीं चाहती थी कल को उसके और उसकी माँ के लिए कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि इस शहर में दोनों माँ बेटी अकेली ही रहती थी। ऐसे में वो किसी से कोई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहती थी। मगर आज जो कुछ हुआ, उसे मेहरीन के मन को एक सुकून सा मिला था, जैसे उसने बदला ले लिया हो। आज जो उन लड़कों का हाल हुआ है, अब दोबारा तो वो उसे नहीं छेड़ने वाले। मेहरीन चुपचाप अपने ख्यालों में खोई मेरे पीछे बैठी रही। हमने मार्केट से सामान लिया और घर वापस आ गए। निकत आंटी ने जल्दी से किचन में जाकर सारा इंतजाम किया और मेहरीन उनका साथ दे रही थी। मैंने सबके साथ चाय पी और 5 बजे से पहले ही सबसे मिलकर मोहित के घर के लिए निकल पड़ा। मैंने मोहित के घर पहुंचकर कपड़े बदले और प्रैक्टिस करने चला गया। मोहित अपने कमरे में सो रहा था और आंटी भी शायद अपने कमरे में होंगी। प्रैक्टिस से जब मैं वापस लौटा तो मोहित के घर पर 3 गाड़ियां खड़ी थी। मैं अंदर गया तो हाल में मोहित, आंटी और मोहित के पापा बैठे हुए थे। मोहित के पापा को आज मैं पहली बार देख रहा था। देखने में अच्छे थे, नॉर्मल फिटनेस, रंग भी साफ था। मोहित, पापा ये है मेरा दोस्त शेरू। मैंने आगे बढ़कर अंकल को आदाब कहा। उन्होंने मुझे नेक तमन्नाएं दी। अंकल, भाई देखने में तो किसी अच्छे खानदान से लगते हो, और जो भी तुम्हारे बारे में सुना है, मुझे यकीन हो गया है कि मोहित ने तुमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम दोनों अच्छे दोस्त साबित होगे। इस दुनिया में दोस्ती सबसे नायाब रिश्ता है। मेरे बच्चों, हमेशा एक दूसरे का साथ देना। अंकल, आपने बिल्कुल सही कहा। दोस्ती सबसे नायाब है, क्योंकि रिश्ते हमें तकदीर देती है, मगर दोस्त हम खुद चुनते हैं, और दोस्ती के लिए हमेशा जान हाजिर है। अंकल मेरी बात पर ख्यालों में खो गए और उनकी आंखों में पानी आ गया। मोहित, क्या हुआ डैड? आपकी आंखों में आंसू? अंकल मोहित की बात सुनकर होश में आए और मुझे कस कर गले लगा लिया। अंकल, शाबाश बेटा, अब तो मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे साथ मेरा बेटा हमेशा महफूज रहेगा और सही रास्ते पर चलेगा। तुमने आज मुझे मेरे दोस्त की याद दिला दी। वो भी यारों का यार था। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसी की बदौलत हूँ। काश आज वो मेरे साथ होता। आंटी अंकल के पास आ गईं और अंकल के कंधे पर हाथ रखा। आंटी, वो हमेशा आपके साथ है, आपकी यादों में। आप दिल मत छोटा करें। उसके बाद अंकल हमारे साथ काफ़ी देर तक बातें करते रहे। अंकल 2 दिन से आउट ऑफ सिटी थे, इसीलिए मुलाकात नहीं हुई थी, और आज अंकल के आ जाने से मुझे लगा कि अब आंटी की प्यास अंकल बुझा ही देंगे, तो रानी के पास जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रात का खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैंने भी सोने का सोचा, मगर दिमाग में रानी की बातें घूम रही थी, तो मैंने एक बार रानी का खेल अपनी आंखों से देखने का फैसला किया और 12 बजे का अलार्म लगा कर लेट गया। मेरी आंख पता नहीं कब लग गई थी, मगर अलार्म की आवाज़ सुनकर मैं उठ गया। मैं जल्दी से उठा और अपने कमरे से बाहर निकला। घर में पूरा सन्नाटा था, सब आराम से सो रहे थे। मैं चुपचाप दबे पांव बाहर निकला और पिछली तरफ बने हुए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ गया। एक क्वार्टर की लाइट जल रही थी। मैं उसके पास चला गया। अंदर से आवाज़ें आ रही थी। मैंने अंदर देखने की जगह ढूंढने की कोशिश की तो मुझे जगह मिल गई। रानी नीचे घुटनों पर बैठकर ड्राइवर के खिलौने से खेल रही थी।
ड्राइवर भी बिस्तर पर बैठा हुआ था। ड्राइवर सांवले रंग का था। ड्राइवर, कमीनी, आज तेरा वो हाल करूँगा कि तुझे पता चल जाएगा मेरी बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। कमीनी, कितने दिनों से कह रही है काम हो जाएगा, मगर अभी तक हुआ नहीं। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं आज के बाद तुमसे मिलना बंद कर दूंगा और सबको बता दूंगा तू एक बदचलन है। तेरी फिल्म सारे नौकरों के मोबाइल में होगी, फिर देखना तू सबकी बीवी बन जाएगी। नहीं, ऐसा मत करना। मैं तो वैसा ही कर रही हूँ जैसे तुमने कहा था। मालकिन को जूस में वो दवाई मिलाकर देती हूँ जो तुमने दी थी, जिससे उनके बदन में और आग लग जाती है। मैं तो उनकी आग बढ़ाती रहती हूँ। आज तो मैंने उनको तुम्हारा और मेरा शो दिखाने की भी बात की थी। शायद वो आ भी जाती, मगर साहब आ गए। इफ्तिखार, क्या सच में वो मेरा देखने को मान गई? रानी, हाँ, वो तकरीबन मान ही गई थी। मैंने इतनी तारीफ की कि वो खुद ही मुझे कहेगी ये दिखाने को। इफ्तिखार, बस एक बार उसको अपना और मेरा शो दिखा दे, फिर वो खुद को रोक नहीं पाएगी और मेरे आगे लेट जाएगी। क्या माल है मालकिन। मालकिन दूसरे जहाँ की हूर है हूर। एक बार उसको तबीयत से मुलाकात कर लूँ, फिर तो जन्नत यहीं पर ही मिल जाएगी। रानी, तुम्हें तो जन्नत मिल गई, मगर मुझे क्या मिलेगा? इफ्तिखार, अरे तू क्यों फिक्र करती है मेरी रानी। अगर मालकिन हमारे बस में आ गई तो फिर जो चाहो उससे ले सकते हैं। तुझे तो माला माल कर दूंगा। रानी, बस इतना याद रखना, मालकिन के मिलने के बाद मुझे भूल मत जाना। इफ्तिखार, बिल्कुल भी नहीं। तू तो मेरी जान है। तुझे तो मैं मालकिन के साथ एक ही बिस्तर पर मिलूंगा। अब बस जल्दी से काम कर दे मेरा। रानी, अभी 2-3 दिन साहब घर पर हैं, ऐसे में कुछ नहीं हो पाएगा। साहब के जाते ही कुछ करती हूँ मैं बाहर खड़ा दोनों की बातें सुनकर हैरान था। दोनों मिलकर कैसे अपनी ही मालकिन को बर्बाद करना चाहते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद कर रहे हैं। उनकी तो माँ की अब समझा आंटी क्यों इतनी प्यासी है, क्योंकि रानी उनकी आग को भड़का रही है। वो दोनों अंदर अपना काम कर रहे थे। मैंने मोबाइल निकाल कर उनकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इफ्तिखार, जब भी मालकिन को देखता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ। तो बस एक बार मालकिन को मेरी बना दे, मैं तुझे सचमुच की रानी बना दूंगा। रानी, मैंने कहा ना तेरा काम हो जाएगा। साहब को जरा बाहर जाने दे, फिर मैं मालकिन को तैयार कर लूंगी। अब पहले मेरी प्यास बुझा। इफ्तिखार ने रानी को बिस्तर पर लिटा दिया। इफ्तिखार ने गोली खाई थी जो उसकी बातों से पता चला, फिर भी वो 10 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं पाया। दोनों का काम खत्म होते ही मैंने रिकॉर्डिंग बंद की और वापस अपने कमरे में आ गया। इफ्तिखार और रानी के साथ क्या किया जाए, मैं उसके बारे में सोचने लगा। मोहित को बताता तो वो पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठता, और ये भी हो सकता था कि वो आंटी को भी कसूरवार समझता। अंकल से भी बात नहीं की जा सकती थी, आंटी से ही बात करनी होगी और उन्हें समझाना होगा, मगर उनसे बात कैसे करूं? वैसे इन सब बातों की वजह तो अंकल का आंटी को टाइम ना देना था। अगर वो आंटी को टाइम देते तो शायद आंटी ऐसी ना होती। जो भी हो, मोहित मेरा दोस्त है तो उसकी फैमिली मेरी फैमिली है, उसकी इज्जत मेरी इज्जत। अब मुझे सब कुछ ठीक करना है।